अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो पहला टॉपिक था उसमें हमने बात की थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। उसमें हमने किसी भी मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक करैक्टर फाइंड आउट किया था। मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसमें कितने बॉन्ड आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं या 2.5 आता है, उसकी बॉन्डिंग के बारे में बात की थी। या कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है उसके बारे में बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसकी शेप क्या है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा दो थ्योरीज जो हैं, टू थ्योरीज, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन और दूसरे नंबर पे हमारे पास है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है या उसकी शेप है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, एक छोटा सा ट्रिक है, इसको आप नोट फरमा लें। इस फार्मूले के तहत जिस किस्म का मर्जी मॉलिक्यूल हो आप आसानी के साथ उसकी ज्योमेट्री और उसका शेप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, कि किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूल कोई ना कोई, मसलन हमारे पास है मीथेन का मॉलिक्यूल CH4। इसका अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए एक फार्मूला है, Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस इसका नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स सराउंड्स सेंट्रल एटम। अब इसको आप थोड़ा सा नोट कर लें कि इस फार्मूले के तहत किसी भी मॉलिक्यूल का हम जो हाइब्रिडाइजेशन C इज इक्वल टू मतलब है हाइब्रिडाइजेशन के उसके अंदर लोन पेयर कितने हैं और उसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं। अब सबसे पहले इस फार्मूले के तहत C इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसका जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम वो होता है जो उसके दरमियान हो, मसलन CH4। अगर इसको मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखूं 1/2, अब सेंट्रल एटम ना इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है, और कार्बन जो है उसकी वैलेंसी क्या है, कार्बन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होते हैं, तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अब इसके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो वैलेंसी है 4 है। कैसे पता चलता है, वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जरिए पता चलता है। अब 4, अब इसके ऊपर पॉजिटिव भी नहीं है कोई नेगेटिव भी नहीं है। अब देखना ये है लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल एटम को साइडों पे जिन एटम्स ने सराउंड किया होता है मोनोवेलेंट एटम होते हैं, और जिनकी वैलेंसी 1 होती है, जिसमें हाइड्रोजन है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। अब इसको मोनोवेलेंट एटम, कितने मोनोवेलेंट एटम है जिन्होंने सराउंड किया है, 1 2 3 4, तो कितना आ गया 1/2 इंटू 8, तो ये कितना बन गया 1/2 इंटू 8। तो इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन नंबर जो है वो 4 है। अब हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 है तो इसका मतलब है जब भी हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 शो करेगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 होगी, और sp3 में जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो हमेशा टेट्राहीड्रल होगी। अब इसके अंदर बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.5 का होता है।
अब इसको, ये तो इसकी होगी ज्योमेट्री की बात। शेप की जो बात है वो हम बाद में करते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर तो 4 आ गया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही क्यों है? इसके अंदर जो है जी का मतलब होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, के इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है वो किस हिसाब से। अब लोन पेयर का मतलब ये है, अब आपने देखना ये है कि मोनोवेलेंट एटम जितने हैं, मोनोवेलेंट एटम किसी भी एटम की जो वैलेंसी है उसके सराउंड्स कितने मोनोवेलेंट एटम लगे हुए हैं। मोनोवेलेंट एटम है 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, इसका मतलब है इसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, 4 के 4 ही मोनोवेलेंट के साथ हैं। तो इसका मतलब है कि इसके सारे के सारे जो एटम, सेंट्रल एटम है, वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं। अब बॉन्ड पेयर्स हैं तो इसका मतलब है इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, टेट्राहेड्रल। ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये इसका बैक वाली साइड पे स्पेशल अरेंजमेंट में अगर देखें तो ये इसकी बैक साइड पे, अगर स्पेस में इसको ड्रा करके देखें तो ये इसकी बैक साइड पे, और ये बॉन्ड एंगल है 109.5। अब यहाँ से हमें पता चल गया इसकी ज्योमेट्री का, इसकी ज्योमेट्री। अब दूसरी बात हमने की थी कि शेप, ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री दो चीज़ों की बात करती है, जिसमें बॉन्ड पेयर होता है और लोन पेयर होता है, और जो शेप होती है उसका लोन पेयर से कोई कंसर्न नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर की होती है। अब उसको थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास कोई और मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं। मसलन हमारे पास है NH3, NH3 हमारे पास है, तो इसका मतलब ये है नाइट्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, 1s2 2s2 2p3 2 2 4 4 प्लस 3 7। अब 7 है तो इसके वैलेंस जो शेल है, वैलेंस शेल जो है, वैलेंस सब शेल की अगर बात करें तो उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 5। अब 5 में से जो 3 है वो p में है और वो अनपेयर्ड फॉर्म में है। 3 जो है वो p में है, वो अनपेयर्ड फॉर्म में है, और ये वाला जो 2 है ना s में, वो पेयर्ड फॉर्म में। पेयर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, वो लोन पेयर होता है। अब इसके अंदर एक लोन पेयर है और 3 जो है वो बॉन्ड पेयर है। अब इसको ड्रा करके देखते हैं। इस फार्मूले के तहत NH3 को NH3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 1/2, पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालते हैं। 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कितने होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 3 है, सॉरी 5, क्योंकि अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए 1s2 2s2 2p3, ये जो है ये तो इनर सब शेल है, इसका इनर शेल है, और ये जो है वैलेंस है 2 3 प्लस 5 ये वाला, जिसमें एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। अब 5 है तो इसके अंदर पॉजिटिव करैक्टर भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, इसको नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, तो इसके मोनोवेलेंट एटम है 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर जो है वो कितना आ गया 1/2 × 8, तो ये आ गया 1/2 × 8, इसका भी 4 आ गया। अब स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन नंबर है 4 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन नंबर इज इक्वल टू 4। अब 4 है तो इसका मतलब है, तो इसकी जो ज्योमेट्री है और इसकी जो शेप है वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट मीथेन के मॉलिक्यूल की तरह होनी चाहिए, क्योंकि इसका 4 आ गया। अब मैंने आपको पहले बात बताई है कि जो शेप है वो डिपेंड नहीं करती लोन पेयर पे, और जो ज्योमेट्री है वो लोन पेयर पे डिपेंड करती है। अब देखते हैं, अब हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 का मतलब ये है कि इसके अंदर इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है,
ये टेट्राहीड्रल है। अब इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है कि इसकी शेप किस किस्म की होगी। शेप का अगर या बॉन्ड एंगल इसका क्या होगा, शेप में अगर देखें तो इसके अंदर मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, मोनोवेलेंट एटम इसके अंदर 3 हैं। अब मोनोवेलेंट एटम इसके अंदर 3 हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर तो 4 आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 आ रहा है और इसके मोनोवेलेंट एटम 3 हैं, तो इसका मतलब है कोई ना कोई लोन पेयर है। अब कोई ना कोई लोन पेयर है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई लोन पेयर का मतलब है इलेक्ट्रॉन जब भी अपने आप को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करते हैं, खास डिस्टेंस रखते हैं ताकि इनके दरमियान रिपल्शन ना हो, तो जो लोन पेयर होता है इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहीड्रल ही होगी। वो क्या होगी, टेट्राहीड्रल होगी, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। पहले उसका बॉन्ड एंगल 109.5 था और इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 107.5 है। वो इस वजह से है कि इसके अंदर जो लोन पेयर है उसने ज्यादा रिपेल किया हुआ। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती है कि जब भी जो सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है वो लोन पेयर की होती है। लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसका मतलब है सबसे ज्यादा लोन पेयर की रिपल्शन होगी। अब इसकी जो शेप हो जाएगी, शेप की अगर बात करें तो शेप किस वजह से, अब ये लोन पेयर की वजह से इसकी जो शेप है उसको इसने एक्सर्ट कर दिया। इसकी वो जो ज्योमेट्री है, सॉरी ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहीड्रल रहेगी, अब शेप इसकी चेंज होगी। शेप चेंज हुई तो शेप चेंज होने के बाद इसकी जो शेप बन गई वो पायरामिडल बन गई, पायरामिडल शेप इसकी होगी। अब अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर इधर है, मसलन हम वाटर की बात करते हैं, वाटर के अंदर 2 मोनोवेलेंट हैं तो इसका मतलब है 4 इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर है, 2 लोन पेयर हैं तो इसने ज्यादा इस चीज को रिपेल किया हुआ है और इसका बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, 10.5 के करीब तकरीबन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है इसकी शेप क्या हो जाएगी,